So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is combination of resistors. तो आज हम क्या करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करेंगे. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास बाय रिकॉलिंग द प्रीवियस लेक्चर. सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट ओहम्स लॉ. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, तो ओहम्स लॉ की बात की थी और ओहम्स लॉ आपको क्या बताता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट. तो ये हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में देखा था, दैट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अब आपको पता होगा कि जब भी हम क्या करते हैं तो ये डायरेक्शन हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एंड इन दिस केस द कांस्टेंट इज आर, दैट इज रेजिस्टेंस. तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर. यहाँ पे ये जो R होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं एंड इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. अब देखो हम क्या करते हैं, पहले तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस को क्या करते हैं डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, हमारा मेन टॉपिक दैट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करेंगे. तो ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस होता क्या है, तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करना चाहूँ तो रेजिस्टेंस क्या है, तो इट इज द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस. देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस. मतलब क्या, तो चार्जेस को अपोज करने वाला फैक्टर, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि करंट को अपोज करने वाले फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं. या फिर हम क्या कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन से और एक इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज अगर हम क्या करते हैं, तो आई जो यहाँ पे आर को मल्टीप्लाई है, हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाके वी को डिवाइड कर सकते हैं. मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, तो देखो आर इज इक्वल टू P बाई आई. दैट इज हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट. अब देखो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट. मतलब क्या, तो अगर आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो आपका करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो ये होता है रेजिस्टेंस. आप क्या कर सकते हो, इसको दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो. कैसे, एक तो रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट. हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अब देखो ये रेजिस्टेंस क्यों आता है, मतलब व्हाई देयर इज अ रेजिस्टेंस. तो देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इज इट इज द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इट इज द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द वॉल ऑफ द कंडक्टर. मतलब क्या, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल ऑफ द कंडक्टर के साथ क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं. देखा जाए तो इन रियलिटी रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इट इज द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो करंट क्या होता है, तो करंट होता है आपका फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. मतलब चार्जेस के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. अब देखो हुआ क्या, तो सपोज पहले 10 चार्जेस फ्लो कर रहे थे. अब क्या हुआ, तो दो चार्जेस ने एक दूसरे के साथ कोलाइड किया. मतलब क्या हुआ, तो अब क्या करें, तो 8 ही चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. इसका मतलब क्या, तो करंट आपका डिक्रीज हुआ. तो कोलिजन की वजह से क्या हुआ, तो आपका करंट डिक्रीज हुआ. मतलब क्या, तो रेजिस्टेंस आया. तो इसी वजह से क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इट इज द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को और थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो देखो जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से. मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. इसका मतलब क्या, तो अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. अब ऐसा क्यों, तो देखो जब भी आप क्या करते हो, लेंथ को इंक्रीज करते हो ना, तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन होती है, अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इट इज द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आप क्या करते हो, लेंथ को इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, तो आपका पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज होगी. देखो कैसे, तो सपोज पहले आपका जो कंडक्टर था वो इतना ही था और सपोज इसमें ये दो चार्जेस है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. अब हो क्या रहा है, तो यहाँ पे इतने छोटे कंडक्टर में क्या हो रहा है, तो ये जो कोलिजन की पॉसिबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है. क्योंकि देखो ये इतना ही छोटा सा कंडक्टर है, अगर आप क्या करोगे तो इसका लेंथ बढ़ा दोगे. देखो तो जैसे आप क्या करोगे, तो ये लेंथ इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये जो कोलिजन की पॉसिबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. कैसे, तो देखो एक बार यहाँ कोलाइड करेंगे, एक बार यहाँ कोलाइड कर सकते हैं, या फिर एक बार यहाँ कोलाइड कर सकते हैं. जब कंडक्टर छोटा था तब क्या हुआ था, तो ये कोलिजन की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी. अब जैसे आपने क्या किया, लेंथ को इंक्रीज किया तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई. इसीलिए क्या बोला जाता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. और अगर हम क्या करते हैं, तो एरिया इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. इसका मतलब क्या, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. दैट इज अगर आप क्या करते हो, तो एरिया इंक्रीज करते हो. मतलब अगर आपने एरिया इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो ऐसा क्यों, तो देखो
जब आप क्या करते हो तो एरिया को इंक्रीज करते हो तो ये जो कोलिजन की पॉसिबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, तो डिक्रीज होती है। देखो कैसे, तो यही कंडक्टर लेते हैं लेकिन क्या करते हैं, उसका एरिया में इंक्रीज करते हैं। तो देखो अगर आपने क्या किया, एरिया को इंक्रीज किया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हुए नहीं बैठेंगे, वो क्या करेंगे, वो अलग पाथ चूज कर लेंगे इसे। ऐसा क्यों, तो देखो ऑलरेडी क्या है, वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और आपको पता होगा कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कोलिजन, मतलब वो कोलिजन करने के अलावा वो क्या करेंगे, एक दूसरा पाथ चूज कर लेंगे। इसलिए क्या बोला जाता है कि जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन डिक्रीज होते हैं। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब भी हम क्या करेंगे, तो ये डायरेक्शन हटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा और इन दिस केस द कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी, दैट इज रो। सो R इज इक्वल टू rho L/A, where rho is called as the resistivity and it is the constant of proportionality। अब देखो ये resistivity क्या होते हैं, तो it is the ability of the material of the conductor to oppose the current, और resistance क्या होता है, तो it is the ability of the conductor to oppose the current। तो ये होता है डिफरेंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। अब देखा जाए तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तो तीनों चीजें देखनी पड़ती है। मतलब क्या, तो उसका लेंथ कितना है, एरिया कितना है और वो कौन से मटेरियल से बना है, ये होता है रेजिस्टेंस। पर अगर हम जब रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, तो बस मटेरियल देखना होगा कि उस कंडक्टर का मटेरियल कौन सा है, कि वो आयन से बना है या फिर स्टील से बना है, तो बस आपको मटेरियल देखना है। पर जब आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो आपको क्या क्या देखना होगा, तो उसका लेंथ कितना है, एरिया कितना है और मटेरियल कौन सा है। और देखो और भी डिफरेंस है, जैसे कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो वो होता है आपका ओहम। तो ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। पर जब हम क्या करते हैं, तो रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, तो देखो अगर मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से ए जो क्या है यहाँ पे डिवाइड है, वो क्या करूंगा, आर को मल्टीप्लाई कर दूंगा और एल जो क्या है, रो को मल्टीप्लाई या आर को जाके डिवाइड करूंगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा रो के लिए, तो देखो रो इज इक्वल टू RA/L। ये क्या होगा, तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला होगा। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे R का यूनिट दैट इज ओहम सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एरिया का मीटर स्क्वायर एंड लेंथ के लिए मीटर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मुझे रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट मिलेगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे ओहम क्या है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अभी बताया मैंने, मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ से m और m कैंसिल कर दूंगा तो मुझे रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट मिलेगा, दैट इज ओहम मीटर। देखो तो रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट क्या होगा, तो वो होगा ओहम मीटर, और रेजिस्टेंस के लिए यूनिट क्या होगा, तो वो होगा ओहम। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो देखो अब हम क्या करते हैं, तो रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल की बात करते हैं। तो देखो रजिस्टर्स क्या होता है, तो रजिस्टर्स आर दी मटेरियल्स विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस। मतलब क्या, तो रजिस्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, तो रजिस्टर का यूज करेंगे। और देखो जब भी हम क्या करते हैं, तो रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो रजिस्टर्स को एक के पीछे एक क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। पर अगर हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तो रजिस्टर्स को एक के नीचे एक कनेक्ट करना होता है। और देखो यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जब भी हम क्या करते हैं, तो सीरीज कनेक्शन करते हैं। मतलब क्या, तो रजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो जो आपका करंट होता है ईच रजिस्टर के अक्रॉस वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है। देखो ये करंट आई ही क्या कर रहा है, तो सभी रजिस्टर से पास हो रहा है। पर अगर वही हम क्या करते हैं, तो रजिस्टर्स इन पैरेलल की बात करते हैं, तो देखो करंट जो होता है ना, वो क्या होता है, तो वो डिफरेंट होता है। मतलब क्या, तो ये करंट क्या होता है, यहाँ पे एक जंक्शन बनेगा, तो अगर पॉइंट ए पर जंक्शन बन रहा है तो होगा क्या, तो यहां से करंट स्प्लिट होगा। अब देखो जंक्शन क्या होता है, तो जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर करंट स्प्लिट, मतलब जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां से करंट स्प्लिट होता है। तो होगा क्या, देखो ये करंट इस पॉइंट ए पर मतलब जंक्शन पर आके स्प्लिट हो जाएगा। मतलब सपोज करंट I1 कहां से गया, R1 से पास हुआ, I2 R2 से पास हुआ एंड I3 R3 से पास हुआ। मतलब क्या हुआ, तो ये जो करंट है वो क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, और क्या हुआ, वो अलग अलग बन गया। फॉर एग्जांपल अगर करंट हम क्या कर रहे हैं, तो 10 एम्पियर पास कर रहे हैं टोटल यहां से, तो हो क्या रहा है, तो यहां से 5 एम्पियर जा रहा है, यहां से 3 एम्पियर जा रहा है और यहां से 2 एम्पियर जा रहा है। तो इस तरह क्या होता है, तो करंट स्प्लिट होता है। मतलब अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो करंट क्या होता है, सीरीज में सेम होता है अक्रॉस 3 रजिस्टर्स। मतलब जितने भी आप क्या करो, रजिस्टर्स कनेक्ट करो, तो क्या होगा, जो करंट होगा वो रजिस्टर के अक्रॉस सेम होगा सभी रजिस्टर्स के।
पर अगर हम क्या करेंगे, वही रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक जंक्शन बनेगा और जंक्शन से क्या होगा, करंट स्प्लिट होगा। तो हर रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा इन पैरेलल कनेक्शन। पर अगर वही हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सीरीज में हर रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, करंट और रेजिस्टेंस पे। अब देखा जाए तो करंट सेम है, लेकिन जो रजिस्टर्स हमने सिलेक्ट किया है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रजिस्टर हमने कनेक्ट किया है वो कितना है, 1 ओम का है। यहाँ पे जो रजिस्टर हमने कनेक्ट किया है वो 2 ओम का है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, तो रजिस्टर जो कनेक्ट किया है वो 3 ओम का है। तो हो क्या रहा है कि हर बार जो रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग अलग है। हालांकि करंट सेम ही है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, एंड इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, करंट 10 एम्पियर कंसिडर करते हैं, तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 10 × 1 दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। पर अगर हम वही यहाँ पे R2 की बात करते हैं तो R2 में क्या हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, करंट हमने सेम बोला है दैट इज 10 ओम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो 10 × 2 दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो इस तरह क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन सीरीज कनेक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। पर अगर हम वही बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की, तो इन पैरेलल कनेक्शन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का देखते हैं। तो ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, वो क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या होगा, सेम होगा। पर यहाँ पे करंट अलग होगा और यहाँ पे करंट सेम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब देखो रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल का हम क्या करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे करंट क्या है, तो सेम है, और वोल्टेज क्या है, तो डिफरेंट है। और यहाँ पे करंट क्या है, तो करंट डिफरेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज वो क्या है, तो सेम है। तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल वोल्टेज दैट इज टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड अक्रॉस ईच रजिस्टर वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे करंट तो सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो तो V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3। अब मैं क्या करूंगा यहाँ से, तो बस V1, V2 और V3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। और V1, V2, V3 क्या है, तो देखो V1 है आपका IR1, V2 है आपका IR2 एंड V3 है आपका IR3। ऐसा क्यों, तो देखो जो करंट है दैट इज करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या है, सेम है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे I आएगा। पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, तो अलग अलग है, R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है IR1 + IR2 + IR3 दैट इज ये क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज IR, वेयर R इज कॉल्ड एज अ टोटल रेजिस्टेंस, या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं तो R इफेक्टिव दैट इज टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो होगा क्या, तो यहाँ से ये I क्या है, सभी में वो क्या होगा, कॉमन बाहर आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो I सभी में कॉमन है, इसलिए हमने क्या किया है, तो I को बाहर कॉमन लिया। तो हमने क्या किया है, तो यहाँ पे जो I वो क्या है, सभी में कॉमन है, इसलिए हमने क्या किया है, तो इसको ब्रैकेट से बाहर लिया है। और दैट इज इक्वल टू क्या होगा, तो I R इफेक्टिव। और देखो यहाँ से ये I और ये I कैंसिल होगा, देयरफॉर आपके पास R इफेक्टिव कितना आएगा, तो देखो R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। ये क्या होगा, तो ये होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मतलब क्या, तो देखो जब भी आप क्या करोगे, तो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपको करना क्या होगा, तो बस ये रेजिस्टर्स को ऐड करना होगा। हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह जनरल फॉर्मूला भी एक लिख सकते हैं दैट इज रजिस्टर्स इन सीरीज के लिए। कैसे, तो देखो अगर आप क्या करते हो, तो रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आपको क्या करना होगा, तो रेजिस्टेंस को ऐड करना होगा। अब हम क्या करते हैं, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो करंट होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर मुझे क्या करना है, टोटल करंट कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो ये करंट को ऐड कर दूंगा दैट इज I1, I2 एंड I3 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो टोटल करंट मिलेगा। तो देखो तो I टोटल इज इक्वल टू I1 + I2 + I3।
अब मुझे क्या करना है, तो बस यहाँ से I1, I2 एंड I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने I इज इक्वल टू वी बाई आर कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पे ये पता है आपको V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है ओहम्स लॉ। तो मैंने क्या किया है, बस यहाँ पे I को सेपरेट कर दिया, मतलब जो R I को मल्टीप्लाई था यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, V को डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिला I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पे तो I1, I2 एंड I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखो V बाय आर इज इक्वल टू वी बाय R1 प्लस वी बाय R2 प्लस वी बाय R3। ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, तो सेम होता है, दैट इज वोल्टेज। इसलिए यहाँ पे V1, V2, V3 नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, V आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है। इसलिए क्या लिखा है, तो V बाय आर इफेक्टिव इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, वेयर R इफेक्टिव क्या होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ से क्या होगा, तो V कॉमन बाहर आएगा, क्योंकि V सभी में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से V को कॉमन बाहर लेंगे। सो आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, तो V R इफेक्टिव इज इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, तो V जो क्या था सभी में कॉमन था, मैंने क्या किया, उसको कॉमन बाहर लिया। अब देखो यहाँ से V और ये V कैंसिल होगा, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, तो 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो और अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, एक जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब यहाँ पे क्या है, तो 3 नहीं बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे, तो मैं किस तरह लिखूंगा, तो देखो 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू, तो ये होता है एक जनरल इक्वेशन फॉर रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, तो 3 ही कंसीडर किए थे, इसलिए क्या आया था हमारे पास फॉर्मूला, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आया था। पर अगर वहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्स है जो पैरेलल में कनेक्ट है, तो अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स है तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये इक्वेशन बनेगा। और देखो इसका फायदा क्या मिलता है, मतलब ये इस कॉम्बिनेशन का हमें फायदा क्या मिलता है, तो अगर हम क्या करते हैं, तो रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो होगा क्या, तो देखो यहाँ पे जो हमने रजिस्टर्स कंसीडर किए हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, तो इन तीनों की एडिशन होगी बस। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो कितना होगा, तो देखो बस हमें क्या करना होगा, तो इसकी जगह पे 1, 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो देखो तो आर इफेक्टिव कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है R effective is equal to 1, that is R1 is equal to 1 plus 2, that is R2 is equal to 2 and R3 is equal to 3, that is 1 plus 2 plus 3 that is equal to 6 ओम। इसका मतलब क्या, तो देखो जो आपने जो रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किए है वो उसमें से जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो 3 ओम। और जब आप क्या कर रहे हो, उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, टोटल 6 ओम मिल रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो। कैसे, तो यहाँ पे आप अगर आपके पास 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स है तो आप मैक्सिमम यहाँ पे कितना प्रोवाइड कर सकते हो, तो बस 3 ओम। लेकिन जब आप उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम 6 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर वही हम क्या करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो देखो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे R1, R2, R3 की जगह पे 1, 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो देखो दैट इज इसका एलसीएम कितना होगा, तो देखो वो होगा 6, तो यहाँ पे आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 6 प्लस यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 और यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो होगा 6। मतलब आपको 6 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 11/6 दैट इज इक्वल टू 1/R इफेक्टिव। दैट इज आर इफेक्टिव कितना होगा, तो इसको आपका क्या करना होगा, रेसिप्रोकल लेना होगा। दैट इज आर इफेक्टिव इज इक्वल टू, दैट इज आर इफेक्टिव कितना होगा, तो 6/11। मैंने क्या किया है, बस इसका रेसिप्रोकल लिया है तो आर इफेक्टिव ऊपर आएगा और 6/11 होगा। दैट इज ये 6/11 कितना होता है, तो वो होता है 0.5। इसका मतलब क्या, देखो आपको जो टोटल रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो बस 0.5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, तो देखो यहाँ पे जो आपने मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था वो कितना था, तो 1 ओम था। और जो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है जब आप क्या कर रहे हो, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, तो वो कितना मिल रहा है, तो 0.5 ओम मिल रहा है। इसका मतलब क्या, तो जब आप क्या करते हो, तो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, रेजिस्टेंस बहुत कम मिलता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।